लेकिन दस्तक में जिक्र तो आज इस बात का होगा, जहां स्कूल नहीं, हेल्थ सेंटर नहीं, वहां पर एयरपोर्ट बना दिया जाए। जहां पे बच्चों के सरोकार जोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं, वहां पर इमारतें खड़ी कर दी जाए। जहां पर किसानी खत्म हो रही हो, वहां पर मुआवजा दे दिया जाए और खेत की जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दुनिया को बताया जाए विकास इसी का नाम है। और उसी के पीछे अगर जब घाव नजर आते हैं तो घाव इसी विकास की चकाचौंध तले रेड कारपेट के मानकर छुपा दिए जाते हैं, छुप जाते हैं। परखने की कोशिश कीजिएगा। पहली रिपोर्ट। सत्यमेव जयते, यही तो पहचान है देश की। सत्य की सदा जीत होती है। कल रात गैंगरेप जेवर में हुआ, 14 दिन पहले गैंगरेप रोहतक में हुआ था और 20 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 4.5 बरस पहले दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। तो बदला क्या? हर रेप के बाद गुस्सा समाज के माथे पर शिकन पैदा कर देता है और गैंगरेप जितना विभत्स हो, उसको खबरों में उतनी ही ज्यादा तरजीह भी मिल जाती है। सिस्टम के तमाम पुर्जों पर उंगली तभी उठती है, पुलिस से लेकर न्याय प्रक्रिया पर सवालिया निशान तभी लगता है। और दिल्ली की सड़कों पर याद कीजिए 2012 के निर्भया कांड के बाद उभरे इस गुस्से का इंतजार तो शायद समूचा देश कर रहा था, क्योंकि दिल्ली की सड़क पर बस चलती रही, रेप होता रहा। बेसुध लड़की को जिस हालात में सड़क पर फेंका गया, उसने समूचे देश में गुस्सा भर दिया। लेकिन 4.5 बरस बाद सोनीपत से 16 दिन पहले ही 6 लोगों ने एक लड़की को उठाया। 2 दिन बाद 11 मई को रोहतक के इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में लड़की को जिस हालात में रेप करने के बाद फेंक दिया गया, वह निर्भया कांड से भी कहीं ज्यादा विभत्स था। और कल रात दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर थाना क्षेत्र के सबौता गांव के पास हथियारबंद बदमाशों ने कार से जा रहे एक परिवार की 4 महिला सदस्यों के साथ कथित रूप से गैंगरेप किया। परिवार के मुखिया ने विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई। और शहर दर शहर, गांव दर गांव थानों में दर्ज रेप की हर घटना ऐसी विभत्स घटनाओं तले दम तोड़ देती है, या फिर रेप में बदलते देश में इंतजार दिल्ली, रोहतक या जेवर का ही होता है। और उसी के साए में कभी बुलंदशहर का रेप किसी को याद आ जाता है तो किसी को बरस भर पहले बेंगलुरु जैसे चकाचौंध में नए बरस के जश्न तले छेड़छाड़ या रेप याद आ जाती है। या फिर 10 बरस पहले 2007 में मुंबई के सबसे व्यस्तम इलाके गेटवे ऑफ इंडिया में लड़की से खुलेआम छेड़छाड़ याद आ जाती है। रेप की कितनी घटनाओं को कैसे याद कर रिपोर्ट बनाई जाए और आपको दिखाई जाए, क्योंकि फहरिस्त इतनी भयावह है, क्योंकि रेप देश के सिस्टम का हिस्सा ही बना दिया गया है। तो क्या यह समाज के फेल होने का ऐलान है? क्या यह सिस्टम का काम ना करना होना है? क्या यह विकास के पथ पर दौड़ते भागते हाफते देश का अनकहा सच है? क्योंकि जेवर की नई पहचान तो जल्द ही वहां बनने वाले एयरपोर्ट से हो चली है, जहां जमीन की कीमत आसमान छू रही है, बिल्डरों की गिद्ध निगाहें हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़क बन रही है, अट्टालिकाएं बनने लगी है, गांव सिकुड़कर खत्म होने को हैं और खुलेआम गैंगरेप खबरों की कड़ी में एक कड़ी भर बन रहा है। तो ये हो क्यों रहा है? आइए सच को भी परख लें। ये हो क्यों रहा है? इस सच को कैसे परखा जाए? क्या ये कह दिया जाए घाव है, मलहम नहीं, रेड कारपेट बिछा दीजिए, सब कुछ छुप जाएगा? उस दिशा में बढ़े उससे पहले इस बात का जिक्र जरूरी है, दिल्ली से सटा नोएडा का इलाका बेहद शानदार इलाका है। आगे बढ़िएगा तो ग्रेटर नोएडा आता है, और भी खूबसूरत इलाका हो चला है। बड़ी महंगी महंगी अट्टालिकाएं हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां गूंजती हैं, सड़कें भी चौड़ी हैं, सब कुछ है। कुछ आगे बढ़िएगा तो जेवर आता है, जहां पर निगाहें एयरपोर्ट को लेकर है। लेकिन जिक्र मौजूदा वक्त में कथित गैंगरेप का है, तो पहले जरा यूपी का हाल देख लीजिए, फिर बात होगी जेवर की। नाम ले रहे थे 2-3 नाम जिनको सजा मिलना चाहिए, जिन्होंने आपके साथ ऐसे किया, अगर उनका नाम मुन्ना, नसीर और शाहिद आलम। वो आपका कौन लगे? पड़ोसी हैं,
पड़ोसियों ने दखल करी है इनके साथ में। तो जेवर के दोषी कौन है, इसे पीड़िता खुद ही बता रही है और पुलिस फाइल में एफआईआर अज्ञात लोगों के नाम दर्ज कर दी गई है। यानी पुलिस को इसकी जानकारी नहीं जिन महिलाओं के साथ कल रात जो हुआ उसके पीछे कौन और जिन्होंने किया उसके नाम लेकर महिलाएं संकेत अभी से दे रही है। न्याय उन्हें मिलेगा कैसे? मुझे इंसाफ चाहिए। आपके साथ जैसा हमारी बेइज्जती करी है ऐसा ही उनकी बेइज्जती होनी चाहिए, ऐसा ही पिटने मारने चाहिए। आपको बहुत टाइम लगा पुलिस मौके में पहुंचने के? 4 घंटे के बाद पहुंची। तो क्या पीड़ितों का दुख दर्द और गुस्सा ही वो आखिरी सच है जो टीवी स्क्रीन पर आज तो दिखाया जाएगा, कल उसे हर कोई भूल जाएगा? ठीक उसी तरह जैसे 2 दिन पहले 22 मई को मुजफ्फरनगर में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ बंदूक की नोक पर गैंगरेप हो गया और जेवर की घटना के बाद वो किसी को याद ही नहीं। और कल ही बाराबंकी के सतरीक थाना क्षेत्र में एक महिला को बदहवासी में पुलिस ने देखा तो पता चला उसे लखनऊ के चारबाग स्टेशन से अगवा किया गया था और जबरदस्ती शराब पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। जी वहाँ पे थी, सूचना मिली तो पुलिस पहुंची। थोड़ा अनकॉन्शियस है बच्ची, तो उसका मेडिकल कराया जा रहा है, इलाज कराया जा रहा है। और 23 तारीख को मिर्जापुर में 8 बरस की नाबालिग लड़की से रेप हुआ। खेत से वापस लौटते वक्त उसके साथ ये घटना हुई। और सच कहा जाए तो रेप की कितनी घटनाएं गिनेंगे आप? रेप की घटना महज आंकड़ा है। 4 मई, 5 मई, 13 मई, हर घटना के साथ कोई ना कोई परिवार खत्म होता है और कोई ना कोई लड़की या महिला या बच्ची उसका जीवन खत्म होता है। लेकिन बदलता क्या है? यकीनन यूपी में सत्ता बदली है और सत्ता बदलने से पहले के दौर में जाइएगा तो आपको याद आ जाएगा 19 जुलाई 2016 जब बुलंदशहर के नेशनल हाईवे से गुजर रही एक कार को रोककर कैसे गैंगरेप हुआ, इसे हर किसी ने दिखलाया। टेलीविजन में ये सुर्खियों में था और इन सब के बीच हंगामा सिस्टम को लेकर मचा था। लेकिन अब बरस बीत चुका है तो कौन जानता है बुलंदशहर के दोषी कहां है? दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? पुलिस ने क्या किया? अदालत ने कौन सा फैसला किया? यकीनन 6 गिरफ्तारियां तो हुई थी और उसके बाद वाकई कोई नहीं जानता बुलंदशहर रेप कांड के दोषी हैं कहां। हमारे केस में 6 पकड़े गए थे, 3 की जमानत हो गई, 1 अभी तक फरार चल रहा है, 3 जेल में है। और तब याद कीजिए अखिलेश यादव ने सिस्टम दुरुस्त करने की बात कही और अब हर दिन कमोवेश योगी आदित्यनाथ सिस्टम दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हालात कितने बुरे हैं ये 2 दिन पहले ही बांदा में एक लड़की ने इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि कॉलेज आने जाने के दौरान मनचले उसे छेड़ते थे। तब से बिटिया बाहर निकलने लगी, नहीं पहले पास में हरकने में पड़ती रही है, पास में रहता रहा, माता जी छोड़ने जाती रही तो कोई हादसा नहीं अभी तक हुआ। और जब से बिटिया अकेले यहाँ राजीव गांधी में दूर जाने लगी, कोई साथ में नहीं उसके जाने लगा, तब से ये हादसा शुरू हुआ। तो फेल है कौन? सिस्टम फेल है, देश फेल है, समाज फेल है। क्योंकि लखनऊ डबल मर्डर से लेकर मथुरा लूटकांड और सहारनपुर जातीय हिंसा से लेकर अब जेवर कांड तक कानून की धज्जियां ही उड़ा रहे हैं। और ऐसे में अखिलेश की सरकार के दौर में भी हो रहा था, यानी सरकार किसी की रहे, सत्ता बदलती चली जाए और हालात सुधरते क्यों नहीं? क्या ये मान लिया जाए इंस्टीट्यूशन सिस्टम नहीं बल्कि राजनीतिक सत्ता ही इंस्टीट्यूशन है और आम लोगों को जाना उस इंस्टीट्यूशन के सामने पड़ता है जहां पुलिस से सामना होता है, प्रशासन से होता है और कहीं अदालत से होता है। लेकिन बाद में पता चलता है न्याय तो राजनीतिक सत्ता करती है और शायद अपराध भी। आज तक ब्यूरो। ये ऐसे सवाल हैं जिसका सवालों का समाधान या रास्ता कैसे निकाला जाए, फिर बताएं रेड कारपेट क्यों लिखा गया है। आइए घाव दर घाव हम आपको बतला रहे हैं रेड कारपेट का मतलब क्या होता है, क्योंकि अब जो रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं वो हिंदुस्तान के विकास की अट्टालिकाओं पर चढ़ा हुआ वो रेड कारपेट है जिसके तले घाव न सिर्फ दब जाते हैं बल्कि समाज किस दिशा में जा रहा है इस रिपोर्ट के भीतर रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति भी आएगी। जरा रिपोर्ट देखिए। ये जेवर है। दिल्ली से नोएडा, ग्रेटर नोएडा होते हुए जेवर की नई पहचान एयरपोर्ट के आने से जुड़ी है और एयरपोर्ट के आने का मतलब ही विकास की सारी लकीर पार कर लेना हो जाता है, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन सड़क यमुना एक्सप्रेसवे जेवर से होकर गुजरती है। तो एयरपोर्ट के लिए अब 5000 एकड़ जमीन चाहिए होगी। खेती की जमीन पर एयरपोर्ट अथॉरिटी कब्जा करेगी। एवज में 3000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर बांटे जाएंगे।
तो प्रति एकड़ 50 से 70 लाख रुपए मिलने की आस में जेवर खुद को आधुनिकतम बताने से जुड़ा है, बनाने में जुटा है। तो चकाचौंध के ऐसे हंगामे के बीच जेवर में अगर गैंगरेप हो जाए तो क्या ये आधुनिक भारत का सच होगा? क्योंकि विकास का मतलब पिछड़ेपन को अगर मुआवजे के तौर पर करोड़ रुपए दे देना है, तो आइए जेवर के सच और आधुनिक होने की दिशा के सच को भी जान लिया जाए। जेवर में कोई कॉलेज नहीं है, जेवर में अस्पताल भी नहीं है, जेवर में पीने का साफ पानी नहीं मिलता। पढ़ना हो तो 20 किलोमीटर दूर जाना होगा, इलाज कराना हो तो 30 किलोमीटर दूर जाना होगा। यूं जेवर में इमारत के नाम पर एक सरकारी अस्पताल जरूर है, पढ़ाई होती नहीं, लेकिन 5 प्राइवेट और 2 इंटर कॉलेज जरूर हैं, लेकिन सुरक्षा बिल्कुल नहीं। तो हर कोई बाहर पढ़ने जाता है। गांव के भीतर सड़क ऐसी कि मोटरसाइकिल भी ना चल पाए। कोई इंडस्ट्री जेवर में नहीं है जो रोजगार दे दे। कोई प्रोग्रेस नहीं है तरक्की के नाम पे। उन सब यही पैसे दो और सब काम कराओ। अस्पताल में जाओ तो पैसे चाहिए, डिलीवरी के टाइम पे तो पैसे चाहिए, कोई कुत्ते काटे का इंजेक्शन लगवाने जाए तो उनको पैसे चाहिए। पैसे दो और काम कराओ, बस ये है। तो खेती ही जीवन है, और जब देश भर में किसानी खुदकुशी कराने पर आमदा हो, तब एयरपोर्ट के लिए जमीन देकर मुआवजे में करोड़ों रुपए लेकर कितने दिन की राहत किसे कहां मिलेगी? ये सवाल दरअसल सिर्फ जेवर का नहीं, कमोवेश समूचे देश का है। क्योंकि सिर्फ सामाजिक असमानता ही नहीं, बल्कि शिक्षा और समझ के साथ साथ अस्पताल और पीने के पानी की न्यूनतम जरूरतों से भी देश का 55% इलाका जब महरूम हो तो समाज का होगा क्या? दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन रेप कैपिटल के नाम से कुख्यात है। और विकास जब जेब के सिक्कों पर टिका हो, तब चकाचौंध में होता क्या है ये महानगरों से ही समझ लें। 2007 में मुंबई में एक लड़की के साथ मास मॉलेस्टेशन हुआ। 2008 में मुंबई में 5 सितारा होटल के बाद महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए। 2009 में चेन्नई में एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। 2010 में बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की के साथ मास मॉलेस्टेशन हुआ। 2011 में हैदराबाद में सार्वजनिक तौर पर एक महिला के साथ मॉलेस्टेशन हुआ। 2015 में कोलकाता में पति को पीटकर भगा दिया गया और पत्नी के साथ सार्वजनिक तौर पर मॉलेस्टेशन हुआ। यानी आधुनिक होते समाज के बीच का सच और छोटे शहर या ग्रामीण भारत का सच रेप को लेकर आंकड़ों के लिहाज से तो और ज्यादा डराने वाला है। और समाज इस दौर में जा किस तरफ रहा है, इसकी तस्वीर ऐसी आई कि आज हम आपको दिखा नहीं सकते। ये आज की ही तस्वीर है। फैजाबाद में 4 लड़कों ने 4 बरस की लड़की के साथ रेप किया और बच्चों की उम्र 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल की है। पुलिसिंग और घटनास्थल का निरीक्षण किया, उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज करना पुलिस की प्राथमिकता में था। पुलिस की प्राथमिकता में एफआईआर दर्ज की गई। तो सिर्फ कानून व्यवस्था के आश्रय समाज को ठीक किया जा सकता है, या देश कैसा होना चाहिए ये सोचकर विकास की परिभाषाएं नए तरीके से गढ़ने की जरूरत आ चुकी है? नहीं तो देश का डराने वाला सच तो यही है, हर 16 मिनट में देश के किसी न किसी हिस्से में रेप की घटना थाने में दर्ज होती है, जिस तरीके से आज जेवर के थाने में मामला दर्ज किया जा चुका है। इन सवालों के आश्रय क्या क्या खोजिएगा, किस रूप में खोजिएगा? दाहोद में परसों एक गैंगरेप हुआ और खबर आई कि पति ने ही पत्नी के साथ ये पूरा का पूरा घटना का चक्रव्यूह रचा था। आज के अखबार वहां पर रंगे पड़े हैं। देश के बहुतेरे हिस्सों में ऐसी बहुतेरी खबर होगी। थोड़ा निजात पाइए इससे। और अब हम 12वीं के छात्र जो इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट तो आए, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मुश्किल क्या है, कब आएगा रिजल्ट, शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, रिपोर्ट देखिए। मैम हमें रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट लेट से आए और ड्यू की फॉर्म आ जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो छात्र परेशान हैं, आखिर सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के नतीजे आएंगे कब? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत कई यूनिवर्सिटीज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के नतीजे कानूनी झंझटों में उलझते दिख रहे हैं। बोर्ड को पहले 24 तारीख को रिजल्ट घोषित करना था, फिर तय हुआ 26 तारीख, लेकिन मॉडरेशन पॉलिसी में हुए विवाद के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट तक अब पहुंच सकता है। दरअसल सीबीएसई समेत 32 दूसरे बोर्ड मॉडरेशन पॉलिसी खत्म कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 टूक कहा कि इस बरस सीबीएसई बोर्ड को मॉडरेशन पॉलिसी जारी रखनी होगी, क्योंकि खेल शुरू होने के बाद नियम बदले नहीं जा सकते। और इसी फैसले के खिलाफ सीबीएसई सुप्रीम कोर्ट अब जा सकता है।
छात्रों के लिए राहत सिर्फ इतनी है कि शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि छात्रों को इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई चिंता की बात नहीं है, सबके साथ न्याय होगा और किसी को भी अन्याय नहीं होगा। और सीबीएसई के मुताबिक 12वीं की परीक्षा में 10,58,891 छात्र बैठे, जिसमें से 6,38,865 लड़के तो 4,60,026 लड़कियां हैं। और मॉडरेशन पॉलिसी विवाद के चलते तकरीबन 11 लाख छात्रों का भविष्य अगर अधर में उन्हें लग रहा है तो फिर तनाव छात्रों के बीच है और उनके माता पिता के ऊपर भी है। एंजाइटी लेवल्स काफ़ी है लोगों में कि रिजल्ट्स लेट हो रहे हैं, इट शुड बी वेल इन टाइम, अब निकालना चाहिए, एंड मॉडरेशन शुड बी देयर। दरअसल मॉडरेशन पॉलिसी के तहत स्टूडेंट्स को मुश्किल सवालों के लिए ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं और इसी के साथ अगर क्वेश्चन पेपर में कोई सवाल गलत होता है तो भी मॉडरेशन पॉलिसी के तहत छात्रों को मार्क्स दिए जाते हैं। बुलेटिन देखते देखते सूर्यकांत मिश्र ने फेसबुक पर लिख दिया कि जश्न उस दिन मनाया जाना चाहिए जब जनता मनाए, सरकार नहीं। बहुत सारी बातों को बहुत तरीके से लोग अपने अपने तरीके से चुनते हैं, कहते हैं, लेकिन सरकार का जिक्र हो रहा है तो एक रिपोर्ट उसे भी लेकर। ये दो तस्वीरें यूपी के अधिकारियों की ढिलाई, लापरवाही और कामचोरी का नमूना है। एक तस्वीर हरदोई की, दूसरी देवरिया की। पहली तस्वीर हरदोई के स्पोर्ट्स स्टेडियम की है। यहाँ खुले आसमान तले करीब 1000 ट्राई साइकिल इलाके के दिव्यांगों के बीच बांटी जानी है। जिन्हें दी जानी है उनका चयन भी हो गया, लेकिन यह यहाँ इसलिए पड़ी है क्योंकि जिन मंत्री महोदय को ट्राई साइकिल बांटनी है उनके पास वक्त नहीं। माननीय मंत्री जो विभागीय मंत्री है उनके द्वारा जो है अगले महीने की तारीख डिसाइड की गई है। अभी तारीख के बारे में पता नहीं है, लेकिन डिसाइड आजकल में करके बता देंगे कब बांटना है। और ये तस्वीर देवरिया के उस किसान मेले की है जो महज 3 घंटे में ही खत्म हो गया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के जिले में धूमधाम से किसान मेले का उद्घाटन हुआ, लेकिन किसानों के नहीं आने की वजह से 3 घंटे के भीतर ही मेला समेटना पड़ गया। हालांकि मेले में पहुंचे कुछ किसानों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की दिलचस्पी मेला लगाकर पैसे का बंदरबांट करने की है, न कि किसानों की समस्या सुलटाने की। यहाँ कोई किसी को पता ही नहीं है, यहाँ केवल बस वही तम्बू वाले हैं, अपना उखाड़ अपना ले जा रहे हैं, बस केवल बस बंदरबांट का व्यवस्था चल रहा है। मुझे उद्घाटन करना था, उद्घाटन किया आपने? अब मैंने उद्घाटन करने के लिए किया, 2-4 आदमी आए, मैंने कहा कि आज मेला कैसे आपने कोई किसानों को सूचना नहीं दिया, कोई कर्मचारी सूचना नहीं दिए और न भीड़ था, मैंने निरस्त करवा दिया था।